Beads and Bones का second part, which includes Mohenjo-daro, tracking social differences, seals, scripts and weights और craft। तो पहले हम देखेंगे कि मोहेंजो-दारो क्या था। हम सब जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मेन सेंटर जिसे हम कह सकते हैं वो है मोहेंजो-दारो। तो मोहेंजो-दारो था क्या? सो इट वॉज बेसिकली अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। इट वॉज अ अर्बन सेंटर। वहां पे रूरल जगह भी थी, जैसे ना ये सब अर्बन सेंटर्स है, लेकिन सब रूरल अर्बन दोनों जगह ही मोहेंजो-दारो में प्लान्ड थी। ये हमें हमेशा दिमाग में रखना है। सो क्या क्या की फीचर्स है मोहेंजो-दारो के वो हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है मोहेंजो-दारो का सिटाडेल, जिसे अपर टाउन भी कहा जाता है, फिर देन लोअर टाउन, द ग्रेट बाथ, द वेयरहाउस। और हम इसमें मोहेंजो-दारो में पढ़ेंगे द ट्रेन्स और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहेंजो-दारो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। सो बेसिकली सिटाडेल वो जगह था जहाँ पे जो अपर क्लास के, हम देखते हैं कि सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, बट मे बी हायर स्ट्रेटा के लोग वहां पे रहते थे। सो सिटाडेल एक छोटी सी जगह में, ज्यादा बड़ा नहीं था जगह, एक छोटी सी जगह में वहां पे ब्रिक्स के लेयर के ऊपर घर था और सिटाडेल छोटा था, तो वो जगह था सिटाडेल। और उसके नीचे चारों तरफ जो था वो था लोअर टाउन। मतलब सिटाडेल ऐसा था, सिटाडेल एक ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये रहा सिटाडेल, और उसके चारों तरफ यहाँ पे लोअर टाउन के लोग रहते थे जो थोड़ा सा बड़ा था। तो सिटाडेल और लोअर टाउन क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे ग्रेट बाथ और वेयरहाउस क्या है। तो मोहेंजो-दारो एक फिल्म भी आई थी, वहां पे हमने देखा था कि कैसे डांस, एक बहुत सा बड़ा एक कुंड टाइप था, वहां पे एक स्पेशल रिचुअल प्रोग्राम हो रहा है। अब फिल्म के पर्सपेक्टिव में वो दिखाया गया है, बट हमारे पास क्योंकि मोहेंजो-दारो की या फिर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, मतलब वो नहीं पढ़ी गई है, तो हमको नहीं पता है श्योरली कि वो कोई रिचुअल के लिए यूज किया गया है या कोई और रीजन के लिए। सो बेसिकली जो वो एक बहुत बड़ा एक रिजर्वियर टाइप था जहाँ पे ऑब्वियसली वाटर स्टोर किया जाता था, और वो कवर्ड था जिप्सम से और ब्रिक्स थे वहां पे। सो वो पूरा जिप्सम से कवर्ड किया गया था, और उसके चारों साइड में 8 बाथरूम्स था और एक किचन था। सो ये था ग्रेट बाथ का। सो मे बी वहां पे रिचुअल परफॉर्म किया जाता था, या फिर सिर्फ हाई स्ट्रेटा के लोग कुछ मैरिज किसी भी रीजन के लिए वो यूज किया जा सकता था। दैट वाज फॉर अ स्पेशल रीजन वो द ग्रेट बाथ था। तो अब देखेंगे द वेयरहाउस। तो वेयरहाउस कुछ नहीं है, बेसिकली वहां पे इट्स अ टाइप ऑफ स्टोर रूम जहाँ पे वो लोग खाना या फिर कुछ स्टोर करके रखते थे। जैसे स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं ना सारी चीजें, वैसे ही वो लोग वेयरहाउस में क्या करते थे, सभी चीजों को स्टोर करके रखते थे। सो नाउ वी विल सी द मेन थिंग्स जो कि जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, दैट ड्रेन्स की क्लासिफाई करो कि मोहेंजो-दारो के ड्रेन्स कैसी थी, या फिर वहां का जो सिस्टम था, वहां के लोगों का हम कैसे समझ, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट मोहेंजो-दारो इज अ प्लान सिविलाइजेशन। सो बेसिकली वहां के ड्रेन्स और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से हमें समझ में आता है। वहां पे जो घर थे, जो लोअर टाउन की बात करूं अगर मैं, अपर टाउन तो हर जगह वी नो सिविलाइज्ड होता ही है, बट जो लोअर टाउन होता है जहाँ पे जनरल पीपल रहते हैं, वो जो लोअर टाउन्स के घर होते हैं वहां पे भी प्रिवेसी को मेंटेन किया जाता था। मतलब यहाँ पे कंप्लीट प्रिवेसी को मेंटेन किया जाता था। लाइक कोई भी आ गया और अंदर एकदम देख लिया घर का, वैसा नहीं। मतलब हम बाहर से आए, वहां पे एक दरवाजे के सामने कवरेज रहता था कि लाइक कोई अंदर डायरेक्टली ना देख पाए। और जो सीढ़ियां थी जो सेकंड फ्लोर में जाती थी वो बाहर की तरफ से थी,
और हर एक घर में एक वेल होता था। अलोन इन मोहेंजोदारो हमको अबाउट 800 वेल्स मिले। लाइक कोई बाहर से आया तो उनको पानी प्यास लग सकती है, सो इसलिए वो लोग घर के बाहर ही एक वेल और एक रूम टाइप रखते थे जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते थे। सो इट्स सो मच प्लान। अगर प्लान नहीं होता तो हर घर में वेल नहीं होता। इवन द टॉयलेट्स, जो ड्रेन्स, अब ड्रेन्स में आएंगे बिकॉज टॉयलेट ड्रेन से आ ही जाता है, लिंक हो ही जाता है। सो वहां पे जो टॉयलेट्स होती थी, टॉयलेट्स का जो सीवेज सिस्टम होता था वो मेन सीवेज सिस्टम से रहता था। और वहां पे जो सीवेज सिस्टम था, जैसे हम अभी करते हैं कि वो ढक के रखते हैं, वैसे ही वो सीवेज सिस्टम वो लोग ढक के रखते थे उस टाइम, खुला नहीं छोड़ते थे। और ढक के रखना सिर्फ ढक के रखना नहीं, वो परमानेंटली सील नहीं करते थे, वो लोग जस्ट टेम्परेरीली उसे ढक के रखते थे ताकि वो टाइम टू टाइम इसे क्लीन कर सके। और जो घर के टॉयलेट्स और बाथरूम डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू उन सीवेजेस में लिंक किए हुए थे। और सबसे बड़ी बात, जो पैटर्न था रास्ता का वो 90 डिग्री के पैटर्न में था। 90 डिग्री के पैटर्न में मतलब एल शेप में। यहाँ पे एक घर हुआ, तो यहाँ पे एक घर हुआ, फिर यहाँ पे एक घर हुआ, और यहाँ से बीच से रास्ता जा रहा है। यहाँ पे एक घर हुआ, मतलब रास्ते के इस साइड में घर होगा। तो वो लोग 90 डिग्री, वो जो हम सबसे ज्यादा डिजायरेबल पैटर्न कहते हैं, ग्रिड पैटर्न में वो लोग घर करते थे। सो हमने देख लिया, ड्रेन्स हो गया, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हो गया कि कैसा आर्किटेक्चर था उन लोग के घर का। अब देखेंगे ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। ये तो भाई रख ही लो कि बोर्ड में आने ही वाला है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या सोशल डिफरेंसेस थी मोहेंजोदारो की। तो अब फर्स्ट में हमने पहले ही देख लिया, ये सेटल्ड इन और ये लोअर टाउन वाला डिफरेंस। ये तो ऑब्वियस है ये कि ये डिफरेंसेस थे। और दो डिफरेंसेस होती हैं, वो है बरियल्स और लग्जरीज एंड ऑब्वियसली यूटिलिटेरियन। ये दो चीजें हैं, लग्जरीज एंड यूटिलिटेरियन, जिसमें डिवाइडेड किया जाता था चीजों को। तो बरियल्स क्या होता है, कैसे हम दफनाते हैं, तो वो बेसिकली जैसे हम देखते हैं एंशिएंट इजिप्ट में, वो ममीफाई नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों को वैसे ही दफनाया जाता था। और उन लोगों के साथ जो आफ्टर लाइफ में जो चीजें इम्पोर्टेंट होंगी वो उन लोगों के साथ रखा जाता था। सो बेसिकली हमें बरियल से ये पता चला है कि जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो जो डेड बॉडीज है उनके साथ जो बहुत कॉस्टली चीजें, जैसे हम लोग के इजिप्ट में जाके क्या मिलता है, गोल्ड्स एंड गोल्ड्स, बहुत सारे किंग्स के साथ जो जितना पैसा वाला हो उनके साथ उतना गोल्ड हम दफनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट की जो चीजें आफ्टर लाइफ में यूज होती हैं वही उनके साथ दफनाई जाती हैं। सो अब बातें कैसे हम समझेंगे कि कौन से रिच हैं और कौन से पुअर्स हैं। तो यही है कि जो रिच होते हैं वो जो यूटिलिटेरियन चीजें हैं, जो डेली यूज की चीजें हैं, उन्हें भी वो जो बहुत कॉस्टली मटेरियल्स है उसके साथ करते हैं। और इवन हमें बरियल्स में एक और पॉइंट पता चलता है कि जो मेन एंड विमेन है वो दोनों ज्वेलरीज पहनते थे। हड़प्पन एक कल्चर में वो दोनों ज्वेलरीज पहनते थे कि जो मेंस को भी हम लोग हार पहने, बिकॉज उनके डेड बॉडीज में हमें हार मिला है। उसके स्केलेटन जो रहता है उससे हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है। सो वहीं पे उनको हार मिला है, ज्वेलरीज मिला है, हेड गार्मेंट्स मिले हैं, बहुत सारे गार्मेंट्स। तो हमें ये पता चलता है कि मेल एंड विमेन दोनों ज्वेलरीज उस टाइम पहनते थे। अब देखते हैं लग्जरीज और यूटिलिटेरियन क्या है। ऑब्वियसली गोल्ड, कॉपर, ये सब एक है। गोल्ड है लग्जरी में पड़ता है एंड कॉपर यूटिलिटेरियन में पड़ता है। वैसे ही टेराकोटा जो है वो होता है हमारा यूटिलिटेरियन में ही पड़ता है, लेकिन लग्जरियस में स्टीएटाइट एक मेटल है वो पड़ता है।
तो ऐसे जो फिंडल वॉर्स जो होते हैं, जैसे जिसके लिए हम काटने के लिए उस टाइम सीजर नहीं था, तो वो रस्सी काटने के लिए वो फिल्टन वॉर्क यूज करते थे, वो स्टीएटाइट का बना हुआ मिला है, जो बहुत ज्यादा लग्जरियस माना गया है उस टाइम। सो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो डिफ्रेंसिएशन है चीजों में, कि कुछ कुछ चीजें जो यूटिलिटेरियन मतलब रोज के यूज के यूटिलिटेरियन चीजें होती है, वो लग्जूरियस भी लोग ने भी यूज किया है, तो उसे जो हायर क्वालिटी या फिर हायर कॉस्ट वाले मटेरियल से बनाया गया है। तो अब देखेंगे क्राफ्ट। तो हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अपने क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था। सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से जगह से क्या क्या मिला है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जो यूनिट टेस्ट आते हैं वहां पे तो ये क्वेश्चन पक्का मान लो कि ये क्वेश्चन आना ही है कि कहाँ से कौन सी चीजें मिले हैं, डिस्टेंस ट्रेड के टाइम कहाँ से क्या मिला है, ये तो कॉमन है। तो फर्स्ट है नागेश्वर और बालाकोट। ये इवन जो 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स में वहां पे भी आ जाता है कि नागेश्वर और बालाकोट से हमें क्या मिला है, वो है शेल। उसके बाद अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली। अब लैपिस लाजुली क्या है, यू गाइज नो, बिकॉज क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था कि लैपिस लाजुली क्या होता है। देन लोथल से हमें क्या मिला है, लोथल से कार्नेलियन मिला है। अब यहाँ पे लिखा है कार्नेलियन का कलर रेड, बट भाई कार्नेलियन तो येलो कलर का होता है, तो इसका रेड कलर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये कार्नेलियन का जो रेड कलर है वो ऑब्टेन करने के लिए ये उसे जलाते थे। तो जैसे इसको बेक्ड ब्रिक के ऊपर जलाया जाता था, तब इसका रेड कलर ऑब्टेन होता था। उसके बाद देखेंगे साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से हमें स्टीएटाइट मिलता है। जैसे जो मैंने अभी बोला कि स्टीएटाइट से वो स्पिंडल वॉर्क बनाया गया था, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्राफ्ट के लिए। जो बीड्स एंड ऑल ये सब से वो लोग नेकलेस, इयर रिंग्स, फिर हेड गार्मेंट्स, बहुत चीजें बनाते थे। फिर राजस्थान से कॉपर आता था और साउथ इंडिया से गोल्ड। ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, जो सुवर्ण रेखा जो माउंटेन है वहां से क्या आता था, गोल्ड आता था, इसीलिए उसका नाम सुवर्ण रेखा है। तो वो साउथ में है, तो वहां से गोल्ड आता था। सो नाउ हम देख लेते हैं मीनिंग्स। तो यहाँ से क्राफ्ट में भी ये डिस्टेंस ट्रेड के लिए ये सब टर्म्स, मतलब अब हम हड़प्पन स्क्रिप्ट तो डेसिफर कर नहीं पाए, लेकिन हमने क्या किया, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट डेसिफर किया, तो शायद उसी से हमें कुछ आइडिया लग जाए। इसीलिए हमें ये कुछ हम 101% श्योर होके या 100% श्योर होके नहीं बोल सकते हैं, बट समहाउ 60% श्योर होके तो हम ये बोल ही सकते हैं कि शायद ये ही थे। सो ये जो मगन है वो शायद ओमान के लिए यूज किया गया, बिकॉज मेसोपोटामिया में जो ओमानी कॉपर वो मिला है, और जो और वही उसको ओमानी मेगन के नाम से मेसोपोटामिया में रखा गया है। वो सेम कॉपर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिला है। एंड जो हड़प्पा का स्पेशल टाइप ऑफ पॉट था, वो फियंस का जो पॉट था वो हमें कहाँ पे मिला है, ओमान में। सो मे बी ट्रेड एक्सचेंज होते रहते थे। उस पॉट के अंदर क्या था ये हम नहीं डेसिफर कर पाए हैं, बट हमें ये पता है कि उसके अंदर कुछ रख के ये लोग ट्रेड करते थे। फिर आता है मेलहुआ और हजाबट में भी ये हड़प्पा के लिए मेलहुआ का यूज किया गया है, और हजाबट पीकॉक के लिए, जो उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट बर्ड माना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और फिर दिलमुन इज अ आइलैंड ऑफ बहरेन, जो बहरेन का एक आइलैंड है दिलमुन, उसके बारे में शायद बताने के लिए ये सारे टर्म्स यूज किए गए हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज लास्ट ईयर से ये जो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस का एक न्यू फॉर्म इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है, तो वहां पे ये सब आ जाते हैं आइदर टिक द करेक्ट आंसर में, या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर मैच द फॉलोइंग में, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब देखेंगे जो मेन है सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स।
तो अब हम देखेंगे सील्स के बारे में। तो सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स। सो सील्स किस लिए यूज होता था? तो ऑब्वियसली अभी भी हम लोग जो सील करके भेजते हैं पैकेज, और अगर वो सील इंटैक्ट रहा मतलब वो चीज एकदम परफेक्टली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, तो ये सील्स उसलिए तभी भी यूज किया जाता था अगर डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, डिस्टेंस ट्रेड करने के टाइम अगर सील तुम्हारा इंटैक्ट है मतलब वो अनडिस्टर्ब्ड है, जिसके अंदर जो मटेरियल है वो अनडिस्टर्ब्ड है, तो इसलिए वहां पे सील्स का यूज किया जाता था। देन आता है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट इज जैसे मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हमें बहुत कुछ बोलता है, वैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट हमारे सामने अपना मुंह बंद करके रखता है, बिकॉज हम अभी तक उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। वहां हमें सिर्फ इतना पता चला है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट होता है हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जो भी लैंग्वेज है अभी वैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। सो वो अभी भी हम जैसे उर्दू लिखा जाता है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, वैसे ही हड़प्पन स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, वैसे ही हड़प्पन स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और अब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? लाइक हिंदी जो हम लिखते हैं वो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वैसे ही इसका जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी अनडेसिफर्ड है हमारे लिए। तो अब देखेंगे वेट्स। सो वेट्स का जो था वो क्यूबिकल फॉर्म, जिसे हम चर्ट कहते हैं, जिस फॉर्म में रहता था वो था चर्ट, और उसमें कोई मार्किंग्स नहीं थी, और ये बाइनरी फॉर्म में थे, जैसे 1, 2, 32। हम बुक में आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा किसे बाइनरी कहते हैं। सो ये था बाइनरी फॉर्म में, और इसमें कोई मार्किंग नहीं रहता था और चर्ट था। तो ये भी हमें दिखता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कितना यूनिफाइड था, सब लोग एक साथ, मतलब वरना हर जगह का वेट, हर जगह का मेजर अलग होता, लेकिन इन्होंने बाइनरी फॉर्म ऑफ मेजरमेंट इन्होंने चूज कर लिया था। तो इससे हमें दिखता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना ज्यादा यूनिफॉर्मली प्लान था। अब ये हम डिसिफर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इसका स्क्रिप्ट नहीं है कि कैसे, क्या ये कोई एक किंग रूल करता था पूरा हड़प्पा, या फिर अ ग्रुप ऑफ मैन, या फिर कोई और बात थी, या फिर इट्स अ रिपब्लिक। हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये एक मोनार्की थी या एक रिपब्लिक थी, लेकिन जो भी था हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, और सारा वर्ल्ड उसे हमेशा डेवलप्ड सिविलाइजेशन ही कहती है। बस हमारा ये शायद लुक बैक है कि हम अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं उसके स्क्रिप्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।